नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 335वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबरें बताने का। आपको खबर बताएंगे हम रेडियो टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहां हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुट जाओ हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली नगर निगम उपचुनावों को लेकर। 12 वार्डों के लिए उपचुनाव 2025 रविवार को हो चुका है। मतदान प्रतिशत की बात करें तो शाम 5:30 बजे तक कुल 38.51% मतदान दर्ज किया गया और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। कहीं भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हंगामे की कोई खबर नहीं आई। ईवीएम मशीन्स में तकनीकी समस्याओं या फिर खराबी के कारण मतदान में कोई व्यवधान भी नहीं आया। रविवार सुबह 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शाम 5:30 बजे तक समाप्त हो गई। 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना था, जो ईवीएम की पेटियों में कैद हो चुका है। उपचुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे और एमसीडी उपचुनाव को लेकर भी बात कर लेते हैं कि कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं, जो कुल मतदान प्रतिशत रहा है वो 38.51% रहा है। और वहीं चांदनी महल में सबसे ज्यादा रहा है 55.93% मतदान। और ग्रेटर कैलाश की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा, 26.76% वोटिंग रहा। मुंडका में 44.50%, नारायणा में 42.76% और शालीमार बाग बी की बात की जाए तो 37.53% और अशोक विहार में 33.82% वोटिंग प्रतिशत रहा। वहीं चांदनी चौक में 35.65%, द्वारका बी में 29.76% और वहीं दिचाऊ कला में 37.20% और संगम विहार ए में 44.40% वोटिंग प्रतिशत रहा। तो वहीं देखिए दक्षिणपुरी में 40.23% मतदान हुआ है। विनोद नगर में 36.47% मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि कितना कल मतदान प्रतिशत देखने को मिला। वहीं बात की जाए नतीजों की तो 3 दिसंबर को ये नतीजे सामने आ जाएंगे और सभी की नजरें फिलहाल इन उपचुनावों पर टिकी हुई है। और मुख्य मुकाबले की बात की जाए तो एमसीडी उपचुनाव में जो मुख्य मुकाबला है साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी में कॉन्फिडेंट फैक्टर भी देखने को मिल रहा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। तो उपचुनाव में भी जो अब बीजेपी है काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि 12 की 12 जो ये वार्ड हैं ये हमारे खेमे में जाती हुई नजर आएंगी। पर देखने वाली बात होगी, 3 तारीख को सभी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए कुछ एक वार्ड्स ऐसे भी थे जो काफी चर्चाओं का विषय रहे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रही। जैसे शालीमार बाग बी हो गया, यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनीता जैन है जो चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से बबीता अहलावत है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सरिता कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा शालीमार बाग के इस वार्ड की जो जनता है वो किसको चुनती है। फिर द्वारका बी वार्ड भी काफी चर्चाओं का विषय रहा प्रिया। यहाँ पे बीजेपी की तरफ से मनीषा राजपावत शहरावत चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी से राजबाला सहरावत चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी से सुमिता मलिक चुनाव लड़ रही हैं। इनमें भी देखना होगा कि ये टक्कर आखिर किसको विजेता बनाती है। ग्रेटर कैलाश की बात करें, यहाँ सबसे कम मतदान हुआ कल, तो सबसे मतलब हैरान कर देने वाला वोटिंग परसेंटेज यहीं से सामने आया। यहाँ बीजेपी से अंजुम मंडल चुनाव उन्होंने लड़ा है और आम आदमी पार्टी से ऐशना गुप्ता ने लड़ा है। कांग्रेस की तरफ से शिखा कपूर ने यहां से चुनाव लड़ा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसको यहां की जनता चुनती है। विनोद नगर की बात करें, बीजेपी से सरला चौधरी ने चुनाव लड़ा है, आम आदमी पार्टी से गीता रावत और कांग्रेस से विनय शंकर दुबे यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। तो ये काफी चर्चाओं वाली सीट्स जो थी वो हम आपको बता रहे हैं।
वहीं मुंडका की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जयपाल सिंह ठाकुर ने, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अनिल लड़ते हुए नजर आए और कांग्रेस से मुकेश ने चुनाव लड़ा है। और काफी जो है अब देखने को मिल रहा है, तीनों के तीनों अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा। वहीं चांदनी चौक की बात की जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से सुषमा कुमार गुप्ता है और वहीं आप से है हर्ष शर्मा और कांग्रेस से है अजय कुमार जैन। और वहीं चांदनी महल सीट की बात कर ली जाए तो इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी से थे सुनील शर्मा और साथ ही आम आदमी पार्टी से थे सुदसीर और साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहाँ से थे शहजाद अहमद। तो ये मुख्य मुकाबला इन तीनों के बीच में देखने को मिला। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का यहाँ पर मुख्य मुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा है। और चांदनी महल में तो हुआ भी, आई थिंक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वहां से सामने आया है। आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पे बड़ी समस्या थी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट तो उतार दिया, लेकिन आलिम मोहम्मद इकबाल जो अपने मामा के लिए चुनाव में टिकट मांग रहे थे उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट उनको खड़ा किया है। उनके जो पिता है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बेहद दिलचस्प होगा देखना कि इस बार आम आदमी पार्टी को इनका ये कैंडिडेट कितना नुकसान पहुंचा देता है। बाकी संगम विहार एक की अगर हम बात करें, इस वार्ड में देखिए बीजेपी से सुब्रजीत गौतम चुनाव लड़ा है, आम आदमी पार्टी से अनुज शर्मा ने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस से सुरेश चौधरी ने चुनाव लड़ा है। संगम विहार के इस वार्ड की जनता किसको चुनती है अपना काउंसलर, ये 3 तारीख को साफ हो जाएगा और उसको लेकर हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी। आपको भी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा 3 दिसंबर को देखते रहना है क्योंकि हर एक अपडेट सबसे पहले यहीं पर मिलने वाली है आपको। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। जिस तरीके से अपने मतदान के सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाए, किस तरीके से कितना मतदान प्रतिशत रहा कल देखने को मिला। जनता में भी भारी उत्साह देखने को मिला, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नजर आए और सभी तरह की पूरी तैयारियां देखने को मिली और जो मतदान प्रतिशत था वो भी काफी अच्छा रहा। और अब 3 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, वो भी आपके सामने होंगे। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 222 दर्ज किया गया है और जिसे खराब श्रेणी में रखा गया है। और इसी तरह ITU में भी AQI 269 तक पहुंच गया है, जो कि गंभीर वायु प्रदूषण का संकेत है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों ने राजधानी वासियों की अब चिंता बढ़ाती है। सर्दियों के आगमन के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या हर साल गहराती जाती है। इस बार भी वैसा ही हो रहा है। अलग अलग कारणों की वजह से, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं, इसकी वजह से हवा की गुणवत्ता तेजी से गिरती है। और इस वर्ष भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे पर्यटक आकर्षणों और सरकारी प्रतिष्ठानों वाले क्षेत्रों में भी जहरीले स्मॉग की चादर बिछ चुकी है। इस बात का प्रमाण है समस्या कितनी विकट हो चुकी है और उस पर जो तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी साबित होते नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि या तो भाई अपने जो स्टेप्स आप उठा रहे हैं उसको बदलिए, उसको थोड़ा और कड़ा करिए। आपको स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है तो स्ट्रिक्ट होइए, लेकिन इस पोल्यूशन जैसी स्थिति से लोगों को ज़रूर निजात दिलवाइए। अब AQI देखिए अलग अलग एरियाज़ में कितना है, ग्राफिक्स के जरिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं हम। वजीरपुर में 432 रिकॉर्ड किया गया है, सिरीफोर्ट में 325 रिकॉर्ड किया गया है, बवाना में 321 है, रोहिणी में 321 है, चांदनी चौक में 320 है और मुंडका में 316 रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं आनंद विहार में देखिए 312 है, ऑलमोस्ट हर जगह 300 से ऊपर ही है। विवेक विहार में 312 है और आरकेपुरम में 306 रिकॉर्ड हुआ है। ITO में 305, अशोक विहार में 304 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं पंजाबी बाग की बात की जाए तो यहाँ पर 303 और साथ ही सोनिया विहार में 299, द्वारका सेक्टर 8 में 298, जहांगीरपुरी में 296 और नेहरू नगर में 294 और नजफगढ़ में भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 दर्ज किया गया है। पूसा रोड पर 288, पटपड़गंज में 286 और बुराड़ी क्रॉसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 283 और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी 283 दर्ज किया गया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 275 और मंदिर मार्ग पर 274 और ओखला फेज 2 में 268, नरेला में भी 268 और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज की बात की जाए तो यहाँ भी 268 दर्ज किया गया है। अलीपुर में 265 और इस तरीके से अब लगातार ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और दिलशाद गार्डन की बात की जाए तो यहाँ पर 261, लोधी रोड पर 253, शादीपुर में 253 और मथुरा रोड पर 252 और साथ ही नॉर्थ कैंपस पर 240 और इस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं आज थोड़ी राहत देखने को मिली है। वहीं देखिए T3 टर्मिनल का भी बता देते हैं 231, आया नगर में 216, लोधी रोड में 213, द्वारका में 175 और बिंदु मार्ग में 175 रिकॉर्ड किया गया है। तो ये तो हवा के बारे में हमने आपको बताया है कि क्या एयर क्वालिटी आज की है, लेकिन
मौसम को लेकर भी हम ज़रा आपको अपडेट ज़रूर दे देते हैं। मौसम को लेकर भी तमाम जानकारियां सामने आई थी। आने वाले दिनों में और ज़्यादा यही बताया गया है कि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और आपको अलर्ट रहना होगा थोड़ा। बिल्कुल, अब मौसम भी बिल्कुल बदल चुका है, ठंड दस्तक दे चुकी है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। एक तरफ जहां सरकार इस दौरान परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और साथ ही उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉर्पोरेट शेयर बाजार विनियम समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष SIR के मुद्दे को उठाने वाला है और जमकर सरकार को घेरने की बिल्कुल तैयारी में है। संसद के शीतकालीन सत्र में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 के साथ 9 नए बिल पेश होने हैं। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे यानी कि आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए 9 आर्थिक विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें बीमा कानूनों में संशोधन करने वाला एक विधेयक और तंबाकू तथा पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर और उपकर लगाने से संबंधित 2 अन्य विधेयक शामिल हैं। आगामी सत्र के लिए संसद सदस्यों को भेजी गई विधेयकों की सूची के अनुसार सरकार नई पीढ़ी के वित्तीय सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने के लिए बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 पेश करने की योजना बना रही है। अब तक बीमा क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को सोमवार को यानी कि आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। विधेयक में सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है, जो कि GST क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला पर लगाने वाले मुआवजा उपकर की जगह लेना। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए संसाधन बढ़ाना और साथ ही उन मशीनों पर प्रक्रियाओं पर उपकर लगाना है और जिससे निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण या फिर उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28% GST लगाया जाता है और इसके साथ ही अलग अलग दरों पर मुआवजा उपकर भी वसूला जाता है। और इसके अलावा प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। ये विधेयक व्यापार में आसानी के लिए एक एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता सुनिश्चित करेगा और संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि कल रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और साथ ही विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से राजनाथ सिंह और साथ ही राज्यसभा में सदन के नेता एवं स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और साथ ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, द्रमुक के तिरुचित शिवा और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सत्र के दौरान विपक्ष निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत से सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा कथित तौर पर वोट चोरी किए जाने का मुद्दा उठाएगा। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो और सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती की जा रही हो तो हम एक मुद्दा, ये काफ़ी अहम मुद्दा है जिसको बिल्कुल उठाया जाएगा। और इस बार का विंटर सेशन देखिए, यूजुअली जितने भी सेशंस गए हैं, चाहे वो मानसून सेशन हो, बजट सेशन हो, बहुत ही हंगामेदार रहता है और बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहता है। तो ये उम्मीद इस बार जताई जा रही है कि विंटर सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं और 1 दिसंबर से लागू हुए बड़े बदलाव हम आपको जरा बता देते हैं। LPG गैस कीमतों से लेकर आधार अपडेट तक नियमों तक आज 1 दिसंबर से जो नए बदलाव लागू हुए हैं उनके बारे में आपको समझना जरूरी है। आप न केवल अपने बजट और योजनाओं को समय पर अपडेट कर सकें बल्कि भविष्य में होने वाली किसी प्रकार की असुविधा से भी अपने आप को बचा सकें। हर महीने की पहली तारीख नीतियों, दरों और कई प्रक्रियाओं में बदलाव लेकर आती है और आज 1 दिसंबर से कई अहम बदलाव लागू हुए हैं जिनके बारे में पता होना आपको बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज से कुछ बदलाव लागू हुए हैं जो सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और लोगों को प्रभावित करने का काम करेंगे।
आज 1 दिसंबर से जो नए बदलाव लागू हुए हैं उनके बारे में आपको समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप न केवल अपने बजट और योजनाओं को समय पर अपडेट कर सकें, बल्कि भविष्य में होने वाली किसी प्रकार की असुविधा से भी अपने आप को बचा सके। 1 दिसंबर से कौन कौन से बदलाव प्रभावी हो चुके हैं और वे आपके वित्तीय फैसलों को किस तरह से प्रभावित करने का काम करेंगे, आइए जानते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव करती है। 1 दिसंबर से नए बदलाव लागू हो चुके हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए की कटौती की गई है। नई कीमतें जो है वो आज से लागू हो चुकी है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है। आधार से जुड़े नियम भी आपको बता देते हैं। 1 दिसंबर से आधार से जुड़ा एक नया नियम लागू हो चुका है। इसके तहत आप आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों को ऑनलाइन भी चेंज करवा सकते हैं। इसमें डेटा का सत्यापन पैन कार्ड और पासपोर्ट या फिर किसी दूसरे जरूरी सरकारी रिकॉर्ड से किया जा सकेगा। हाल ही में आधार का नया एक फीचर भी लॉन्च किया गया, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं ट्रैफिक से जुड़े नियम जिसमें बदलाव हुए हैं। कई राज्यों में ट्रैफिक से जुड़े कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। अब ऑनलाइन चालान की पेमेंट करने पर आपको अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। अगर आपके पास पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है तो भारी जुर्माना देना होगा। ईपीएफओ से जुड़े नियम की भी बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर से ईपीएफओ ने कई नए बदलाव किए हैं। इसमें यूएएन, केवाईसी लिंकिंग और ई नॉमिनेशन और साथ ही मासिक पेंशन अपडेट के नियमों में बदलाव किए गए हैं। वे कर्मचारी जो नॉमिनेशन पूरा नहीं कराते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वो तमाम चेंजेस है। देखिए, जो आज 1 दिसंबर की तारीख है, आज से ये बदलाव हो रहे हैं, तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि 1 दिसंबर से क्या नए नियम रहने वाले हैं, क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। वो ट्रैफिक चालान से लेकर ईपीएफओ में जो चेंजेस हुए हैं, बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाहन चलाने पर भारी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। हर एक अपडेट देखिए इससे जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आधार कार्ड वाले एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 1 दिसंबर से आधार से जुड़ा एक नया नियम ये लागू हुआ है कि इसके तहत आप आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसमें डेटा का सत्यापन पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर किसी दूसरे सरकारी रिकॉर्ड से किया जा सकेगा। हाल ही में आधार का नया फीचर भी लॉन्च किया गया है। वहीं ट्रैफिक से जुड़े भी कुछ बदलाव हुए हैं, वो भी एक बार फिर से बता देते हैं। कई राज्यों ने ट्रैफिक से जुड़े कुछ नियम भी लागू किए हैं और आप ऑनलाइन चालान की पेमेंट करने को पर जो है आपको अतिरिक्त प्रोसेसिंग को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि जो फीस होती है वे देनी पड़ सकती है और वहीं अगर आपके पास पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है तो भारी जुर्माना देना होगा आपको। ये साफ तौर पर नए नियमों में जानकारी दी गई है इसको लेकर। और वहीं ईपीएफओ से जुड़े हुए नियम भी आपको बता देते हैं क्या कुछ नियम है। 1 दिसंबर से ईपीएफओ ने कई नए बदलाव किए हैं, जिसमें यूएएन, केवाईसी लिंकिंग और साथ ही ई नॉमिनेशन और मासिक पेंशन अपडेट के नियमों में बदलाव किए गए हैं और वे कर्मचारी जो नॉमिनेशन पूरा नहीं करते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं ये हमने आपको बताया, आप इनको ध्यान से सुनिए और जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख जो है उसकी घोषणा कर दी है। बताया गया है कि आखिरी तारीख जो है वो 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। ये नियम उन लोगों पर लागू है जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन जारी हुआ था और अगर आप समय पर लिंकिंग नहीं करवाते हैं तो आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा और इसका असर आईटीआर फाइलिंग जो हो गया और साथ ही बैंक केवाईसी, लोन, इन सभी चीजों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जल्द से जल्द अपना पैन और आधार लिंक करवाइए क्योंकि आखिरी तारीख का भी अब ऐलान हो गया है। सीबीडीटी ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 अप्रैल 2025 के तहत कहा है कि जो लोग अपना पैन आधार एनरोलमेंट आईडी यानी कि आधार आवेदन के समय मिली एनरोलमेंट आईडी देकर पैन बनवा चुके हैं, वो आवेदन 1 अक्टूबर 2024 से पहले हुआ था, उन्हें अपना असली आधार नंबर विभाग को बताना जरूरी होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। किन लोगों पर ये लागू है? वो लोग जिनका पैन उसी समय मिला था जब उन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी दी थी। वो एनरोलमेंट 1 अक्टूबर 2024 से पहले हुआ था, जिनका पैन बाकी तारीखों से बना है। उदाहरण के लिए पहले से आधार नंबर के आधार पर या फिर एनरोलमेंट के बाद उन पर यह नोटिफिकेशन लागू नहीं होता।
यदि लिंक नहीं हुआ तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वो भी आप जान लीजिए। 31 दिसंबर से पहले आप अपना आधार और पैन लिंक करवा लीजिए। यदि उपरोक्त योग्य पैन आधार लिंक समय पर नहीं किया गया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि बंद हो सकता है और पैन इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इससे आपका ITR हो गया या फाइल का कोई प्रोसीजर हो गया और भी चीजें हो गई, उन सभी में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही बैंकिंग, KYC, लोन एप्लीकेशन, फंड्स, SIP, शेयर और म्यूचुअल फंड्स, टैक्स रिफंड और अन्य वित्तीय कामों में आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि बाद में लिंक करना हो तो संभावना है कि आपको लेट लिंकिंग फीस भी देनी पड़ सकती है, यानी कि आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो अच्छा होगा आप इसी महीने अपना फटाफट से अपना आधार और पैन लिंक कर लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करना क्या, आपको आधिकारिक ई-फिलिंग पोर्टल पर जाना है, incometax.government.in, इसको खोलना है। फिर लिंक आधार ऑप्शन मिलेगा आपको उसमें, तो लिंक आधार टू पैन ऑप्शन को चुनना है। अपना पैन और आधार नंबर डालना है। मांगी गई जानकारी जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई है, उसे सही भरना है। OTP वेरिफिकेशन करना है। मोबाइल नंबर पहले से आधार या फिर पैन से लिंक होना चाहिए। लिंकिंग पूरी होने के बाद अपना पैन आधार लिंक स्टेटस चेक कर ले। लिंक अगर दिखा रहा है, क्योंकि ये लिंक करना ज़रूरी है और इस कारण इससे डुप्लीकेट और मल्टीपल पैन बनवाने की समस्या कम होती है। टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलती है। आधार से पैन लिंक होने से सरकार और टैक्स विभाग को पहचान प्रक्रिया, यानी जो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होती है और ट्रैकिंग जो होती है वो आसान हो जाती है। तो अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। गुरुग्राम के राजीव चौक पर नमो भारत ट्रेन के लिए बड़ा ट्रांजिट हब तैयार होने जा रहा है और दिल्ली के सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी के जो है यहाँ से ये रूट निकलने वाला है। इसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रेवाड़ी के बावल तक चलने वाली नमो भारत ट्रेन परियोजना को केंद्र सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है और इसी कड़ी में राजीव चौक पर एक भूमिगत स्टेशन बनाया जाएगा। खास बात यहाँ पर यह है कि इसके ठीक ऊपर सिटी बस अड्डा और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण होगा। इसका डबल फायदा है और डबल फायदा साफ है। यात्रियों को एक ही स्थान पर ट्रेन प्लस बस प्लस पार्किंग की सुविधा मिलेगी। मिनी सचिवालय आने वालों को पार्किंग की परेशानी नहीं होगी। फिलहाल लोगों को राजीव चौक और मिनी सचिवालय क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग को लेकर भारी परेशानी होती है, लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग के बाद ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। इसे पूरी तरह एकीकृत योजना के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि मिनी सचिवालय के सामने मौजूद लगभग 15.2 एकड़ जमीन पर स्टेशन, बस अड्डा, पार्किंग, दुकानों और पार्क और ऑटो स्टैंड जैसी सभी सुविधाएं एक साथ तैयार की जाएं। इस परियोजना के बाद यात्रियों और मिनी सचिवालय आने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल, अब ये सीधे तौर पर जो है जनता को इससे राहत मिलने वाली है, ये जानकारी दी गई है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखिए पूजा राहत भी मिलेगी, क्योंकि राजीव चौक पर बनेगा ये स्टेशन। अब इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इसके ऊपर जो है बस अड्डा भी होगा। साफ तौर पर मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर भी जानकारी दी गई है, जिससे यात्री जो है उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना सामने आए। उनकी बात हम बसों की करें, बात हम ट्रेन की करें और या बात हम गाड़ी पार्क की करें, तो हर एक चीज की सुविधा सीधे तौर पर जनता को मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। प्लानिंग में क्या क्या है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और उसको देख सकते हैं आप। बाकी आगे बढ़ते हैं, अब हम फ्यूल प्राइसेस भी अपने दर्शकों को ज़रा बता देते हैं कि क्या आज पेट्रोल डीजल के दाम है। अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है, रुकिए, पहले आज की कीमतें देख लीजिए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 पर लीटर है, डीजल की कीमत 87.67 पर लीटर है, सीएनजी के दाम 77.09 पर किलोग्राम से है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94.85 पर लीटर है, डीजल की कीमत 88 प्रति लीटर है और वहीं सीएनजी की बात की जाए तो 81.70 पर किलोग्राम है। वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत है 94.24 पर लीटर, डीजल की कीमत है 88.10 पर लीटर और साथ ही सीएनजी की कीमत है 82.12 पर किलोग्राम। तो ये पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बता दिए क्या है। आज आप जब जाएंगे तो चेक करिएगा ज़रा कि कितना आपके शहर में आपको मिल रहा है। बाकी अब हम सोने चांदी के दाम भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। सोने और चांदी के दाम रोज़ाना ही गिरते बढ़ते रहते हैं, लोगों को हैरान करते हैं और 2025 में तो बहुत ही हैरान किया है। 24 कैरेट सोने के दाम जो है वो 1,26,591 प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किए गए।
वहीं चांदी की कीमत है 1,88,594 रुपए प्रति किलो बनी हुई है। तो पूजा आज फिर से देखने को मिला, सोने और चांदी के दामों में आज गिरावट देखने को मिली है और कल कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वहीं अब समय की कमी है, जाते जाते आपको आज का इतिहास भी बता देते हैं। आज 1 दिसंबर है, यानी कि आज ही के दिन 1991 में शीत युद्ध और सोवियत संघ के विघटन के दौरान यूक्रेनी मतदाताओं ने स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह को भारी बहुमत से मंजूरी दी थी। तो यह है आज का इतिहास और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।